जाने से पहले आद्या सभी के आगे जय के गले लग गई, जो सभी के लिए अनबिलीवेबल था। ऊपर से दूसरा झटका जब लगा सबको, जब जय भी आद्या को काशकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर प्यार से किस करके आद्या से अलग हुआ। जय आद्या को अपना ध्यान रखने का बोलकर, बाकी सभी को आद्या का ध्यान रखने का बोलकर जय निश्चित होकर लंदन के लिए निकल गया। जय को आए हुए यहाँ पूरा एक दिन बीत चुका था, पर अभी उस इंसान तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिला जिसके लिए वो इंडिया से यहाँ तक आया है। मृत्युंजय रोहित के साथ बैठा था। रोहित उसका बहुत अच्छा दोस्त और उसका मैनेजर भी था। रोहित बेशक उसका दोस्त था, पर मृत्युंजय बातें उससे भी काम से करता था। दोस्तों जैसा हंसी मजाक उनके बीच कम ही होता था। अभी मृत्युंजय और रोहित ने अपने सारे सूत्रों को लगा दिया था उस इंसान का पता लगाने के पीछे। मृत्युंजय के जाते ही आद्या थोड़ी सी सेठ सी हो गई थी, पर वो कनक और शिवाय और मुरलीता और पुलकित के साथ खुद को बिजी रखती थी। पर वो मृत्युंजय के बिना खुद को अकेला फील करती थी। खैर, सबकी मौजूदगी उसका ध्यान बट जाता और उसके दिन निकल जाता। उसके दिन निकल रहे थे। दूसरी तरफ लंदन में मृत्युंजय और रोहित दोनों बैठे थे कि किसी का उनको फोन आया, जिसको सुनकर मृत्युंजय चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, हम दोनों अभी पहुंचते हैं, तुम लोग नजर रखो। रोहित और मृत्युंजय लंदन की साफ सुथरी और चौड़ी चौड़ी गलियों से होते हुए एक घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। रोहित ने डोर बेल बजाई। मृत्युंजय गेट से थोड़ा पीछे खड़ा हो गया ताकि वो अचानक से न दिखे नहीं। रोहित के गेट खोलते ही एक हट्टा कट्टा नौजवान उस घर में से निकला, जो शकल से और रंग रूप से दिखने में कोई इंडियन लग रहा था। रोहित को अपने दरवाजे ले खड़ा देखकर वो नौजवान गुस्से से देखते हुए बोला, हे यू कौन हो और गेट क्यों खुलवाया? उस नौजवान का इतना कहना ही था कि मृत्युंजय सामने आ गया और मृत्युंजय को अपने सामने देखते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे डर के भाव आ गए, फिर भी वो अपने डर को संयमित करते हुए बोला, जय भैया आप। मृत्युंजय ने उसकी बात का कोई जवाब न देकर सीधा बोला, अंदर बैठकर बातें करें। और इतना बोलकर मृत्युंजय बिना उसकी हाँ या ना का इंतजार किए सीधा घर के अंदर घुस गया। रोहित के साथ वो नौजवान भी घर के अंदर आ गया, जिसके घर में मृत्युंजय इतने आराम से घुसा था। सब लोग अंदर आ चुके थे। मृत्युंजय आराम से सोफे पे जाकर बैठ गया और सामने वाले इंसान को देखकर बोला, आओ जॉय आओ, आराम से बैठकर बातें करें। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद मिल रहे हो। मृत्युंजय ने ये सब चेहरे पे बिना किसी भाव के कहे। वो लड़का जॉय डरते हुए बैठ गया। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है, और दूसरा उसके डरने की वजह थी मृत्युंजय के सख्त एक्सप्रेशन और ठंडा बिहेव। मृत्युंजय बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोला, सो जाए, मैं आया तक आया हूँ तो जरूर बहुत जरूरी काम होगा, तभी तुम्हारे आगे हूँ। उसकी बात पे जाए गर्दन हिलाकर बोला, जी भाई। ओके फिर ठीक है, मुद्दे की बात करता हूँ। मृत्युंजय अपनी कड़क और रोविली आवाज में बोला, तो जॉय मेरे भाई मयंक की डेथ की पूरी कहानी फिर से बताओगे, वो भी पूरी? मयंक की डेथ वाली कहानी का टॉपिक आते ही जय के हाथ पांव फूलने लगे। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी, आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। पूरे शरीर में हल्का हल्का कंपन होने लगा था। मृत्युंजय ने दोबारा अपनी बात दोहराई, तब जाकर जॉय अपनी चेतना में लौटा। हाँ तो बताओ जय, क्या हुआ था उस दिन और उससे पहले क्या हुआ था तुमरी कॉलेज में? आज मैं सारी बात फिर से जानने आया हूँ। क्योंकि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है और उसको सजा दिलवाने में तुम मेरी हेल्प करोगे, इसलिए तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई वापस सुनने आया हूँ। ताकि कल जब तुमको कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कहीं पलट ना जाओ। मृत्युंजय अपना एक एक वर्ड बहुत ज्यादा आकर्षक तरीके से बोल रहा था। उसके चेहरे पे साफ देखा जा सकता था कि वो कितने गुस्से में ये सब बोल रहा है। जय मृत्युंजय के चेहरे को देखकर डरने लगा। उसके मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहे थे। मृत्युंजय काफी देर तक इंतजार करता रहा उसके बोलने का, पर जॉय तो डर के मारे थर थर कांपने लगा था। उसको एहसास हो गया था को उसका झूठ अब खुलने वाला है। जय ने उसके काफी देर तक बोलने का इंतजार किया। जब जॉय ने कोई जवाब न दिया तो मृत्युंजय जोर से चिल्लाकर बोला, टेल मी अगेन होल स्टोरी एंड नाउ टेल मी ट्रूथ। पाउटिंग। मृत्युंजय के मुंह से सच वाली बात सुनकर जॉय बहुत घबरा गया। वो वहां से भागने की सोचने लगा।
वो इधर उधर देखने लगा। उसके फेस एक्सप्रेशन से मृत्युंजय उसका सच जान चुका था। अब मृत्युंजय के सब्र की सीमा जवाब से चुकी थी। उसको जय के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। गुस्से के मारे उसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था, आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, माथे की रेखरें उभर के बाहर से दिख रही थी। रोहित भी मृत्युंजय को इस तरह देख से डरने लगा। मृत्युंजय जय के बिल्कुल नजदीक जाकर जोर से उसके गाल पे थप्पड़ मारकर बोला, अब याद आ गया हो तो बोलो सच क्या है, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तो मैं पहले ही आगाज हो गया, पर अब सच जानकर कर वो करने आया हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जय मृत्युंजय को जवाब देने की हालत में नहीं था। मृत्युंजय ने एक बार फिर से उसको जोर का थप्पड़ मारा। इस बार जय मृत्युंजय के थप्पड़ का वार सहन ना कर सका और वो मुंह के बल जमीन में मृत्युंजय के पैरों में जाकर गिर गया। मृत्युंजय ने उसको गर्दन पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पे लगातार मारते हुए उसे सोफे पे ले जाकर पटक दिया और खुद उसके मुंह के पास बैठकर बोला, अब बता सच या और सेवा चाहे। मृत्युंजय की बात सुनकर जय हाथ जोड़कर बोला, बताता हूँ। जय हाथ जोड़कर कर मृत्युंजय के सामने खड़ा होकर बोला, सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको झूठ बोला, मैंने आपको सच नहीं बताया, बल्कि वो बताया जो सच था ही नहीं, बल्कि सच तो कुछ और ही था। उसके मुंह से निकलते वर्ड मृत्युंजय को अंदर ही अंदर एक ग्लानि की ओर भेज रहे थे। जय बोलने लगा, भैया सच ये है कि मयंक उस लड़की आद्या को प्यार नहीं करता था, बल्कि उसको बस एक रात के लिए अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। और आद्या बहुत ही सभ्य और संस्कारी लड़की थी। मयंक उसको आते जाते बहुत परेशान करता था। कई बार तो सबके सामने उसके हाथ को पकड़ लेता और कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। एक बार तो आद्या अकेली क्लास में थी, वो पढ़ रही थी और अकेली का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे मयंक से बचकर निकली थी। उस घटना के बाद आद्या ने कॉलेज आना बंद कर दिया। कई दिनों बाद आद्या फिर से आए और उस दिन वो लड़की अपनी क्लास लेकर वापस बाजार आए और अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के कैंपस से बाहर निकल रही थी। तभी मयंक ने जाती हुई आद्या का दुपट्टा खींच लिया और उसका दुपट्टा हाथ में लेकर हवा में उछाल दिया और आद्या का हाथ पकड़कर सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगा। जबरदस्ती उसको सबके सामने किस करने की कोशिश करने लगा। तब आद्या ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर मयंक को थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से मयंक तिलमिला उठा, इसलिए उसने आद्या से बदला लेने की सोची और हम सब मिलकर बार में बियर पीने चले गए थे। पर मयंक ने गुस्से में बहुत ज्यादा पी ली थी और वो पीते पीते बोला, उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, तो अब उसकी खूबसूरती ही उसके साथ नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा मैडम को। मैं उसके चेहरे पे तेजाब फेंक कर उसकी खूबसूरती ही बर्बाद कर दूंगा, तब होगा मेरा बदला पूरा। उस दिन मयंक आद्या के चेहरे को बिगड़ने के लिए तेजाब फेंकने का प्लान बना चुका था। पीते पीते वो ये सब बोल रहा था और फिर एक बियर की बोतल है मैं लेके छत पे जाने लगा। उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जॉय बोलता जा रहा था, फिर वापस से बोला। मयंक फुल नशे में छत पे चला गया कर हम सब उसके पीछे ही थे। वो अपने नशे में धुत रेलिंग के पास चला गया। वो वहां खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला बोल रहा था कि उस आद्या को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगी। और इसी बात को बार बार दोहरा रहा था। उसने नशे में रेलिंग के ऊपर एक पैर रख दिया। वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, वो बार बार हिल रहा था। हम सब उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाने वाले थे कि तभी मयंक का बैलेंस बिगड़ गया और वो हम सब की पकड़ में आता उससे पहले ही मयंक अपना बैलेंस नहीं कर पाया और वो रेलिंग से फिसल गया और वो छत से सीधा नीचे आकर गिर गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो।